हेलो एवरीवन, मैं आकाश राज मिश्रा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आपने क्लास 9th और 12th में सॉरी 9th और 10th में काफ़ी कुछ तो केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया होगा। तो ये समझिए जो चैप्टर है आपका 9th और 10th के बारे में कुछ आपको बताता है और साथ ही साथ 11th की कुछ चीज़ों को इसमें जोड़ता है। तो मैं पहले इसमें मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको मैं ये बताया जाए कि आपको क्या क्या पुरानी चीज़ों को देखना है और क्या क्या आप इसमें नया पढ़ोगे, यानी ओल्ड मेमोरीज प्लस जो आने वाली आपकी फ्यूचर मेमोरीज हैं। ठीक है, जो आने वाली यादें हैं। तो देखिए इसमें जो पुराना आपको पढ़ना है, जो आपकी ओल्ड मेमोरीज हैं। ठीक है, अब ये ओल्ड मेमोरीज, इसके नाम से समझो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी जो बेसिक आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री का वो यहाँ पे है। जो पिछला बेसिक है वो भी यहाँ पे है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा यहाँ एटम के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में है। ठीक है, एटम्स के बारे में है, मॉलिक्यूल्स के बारे में है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपका एटॉमिक मास है। ठीक, वही मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मूल, ये जो पुरानी चीजों में है ये पुरानी चीजें यहाँ पे रिवाइज होंगी। लेकिन क्या होता है, जैसे यहाँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ अलग चीजें भी आप पढ़ोगे। ठीक है, इसमें कुछ नए भी रूल्स पढ़ेंगे आप। जैसे आपने वहां अभी तक 2 ही रूल्स पढ़े, यहाँ पे आप तीसरा भी पढ़ोगे। एटॉमिक मास वही सेम, मोलर मास वही चीज, मोलर मास वही। अब इसमें कुछ नई चीजें भी आएंगी। आपने एटम और मॉलिक्यूल तो पढ़ लिया, अब यहाँ पे आप क्या है जो न्यू होगा आपके पास, जो आपके पास नई चीजें पढ़ने के लिए होंगी, उसमें क्या होगी, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज। ये अभी आपको लिखना नहीं है, मैं जनरल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ऐसा समझो आप। ठीक है, ये क्या है, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, इसके बाद आप जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसी में कुछ नए पढ़ोगे। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ, या इसको ऐसे समझ सकते हो, गेल-सेक्स लॉ पढ़ोगे। गेल-सेक्स लॉ पढ़ोगे, ये वैल्यू के लिए होता है। ठीक है, गेल-सेक्स लॉ पढ़ोगे। और इसके बाद आप एवोगैड्रो लॉ भी पढ़ोगे, एवोगैड्रो लॉ भी पढ़ोगे। ठीक है, वो किसमें होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ही समझेंगे और आगे जुड़ा होगा। ठीक है, ये नई नई थोड़ी सी जानकारी हो गई। जब ये आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी तो यहाँ पे आप अनसर्टेनिटी पढ़ोगे मेजरमेंट में। ठीक है, इसके बाद आप और क्या पढ़ सकते हैं, इसके बाद आप देखेंगे इसमें ऐसा होगा, लॉ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे आप। ठीक है, इसके बाद और ऐसी कई, जैसे स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आप। अब ये देखिए, ये इसमें से कई चीजों का नाम आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, इसमें से कई चीजों का नाम आपने नहीं सुना होगा। थोड़ा सा राइटिंग जो है, मैं जल्दी जल्दी एक आपको इंट्रो दे रहा हूँ, इसलिए राइटिंग पे और स्पेलिंग्स पे आप ना ध्यान दें। आप चीजों को समझें कि क्या हमने जो है पढ़ चुके हैं उसे देखना है, और क्या नई चीजें जो है हम जानेंगे। स्टोइकियोमेट्री पढ़ोगे, इसी में आपकी होगी एम्पिरिकल फॉर्मूला और मूल कॉन्सेप्ट, थोड़ा ब्रॉड मूल कॉन्सेप्ट इसमें भी आप समझ लीजिए आएगा, मूल कॉन्सेप्ट। लेकिन ये क्या होगा, ये थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे हम यहाँ। इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह कई ऐसी चीजें आएंगी। ये रहा हमारा ओल्ड और न्यू। ठीक है, क्या चीजें हम पढ़ चुके हैं और क्या हम पढ़ेंगे।
तो आज हम क्या करते हैं, जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर कह रहा है उसके हिसाब से पढ़ते हैं, कुछ जो बेसिक बेसिक चीजें उन्हें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं, फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया ना कि नए में आपको क्या क्या नई चीजें जो है देखने को मिलेंगी, पुराना आप क्या क्या पढ़ चुके हो। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा ये मैं जो है जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। ठीक है, एटम। एटम क्या होता है आपको पता है, स्मॉलेस्ट क्या हुआ एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, एटम स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इसके बाद बात है मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, बट मॉलिक्यूल जो है वो किससे मिलकर बना, एटम से। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना, एटम से। ठीक है, और इन जब मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक करते हैं तब हमें एटम दिखते हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा। ठीक है, ये एक एटम है और ये दो एटम मिल गए और क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल। ये एक एटम है और ये दो एटम्स के मिलने पे क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना। ठीक, अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा हम ध्यान दें, कुछ हो सकता है पुरानी बातें और मैं इसे देखिए एटम। अब ये सब लोग, आप सभी लोग जानते हो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, इन सब बातों पे मैं समय जो है नहीं जाया करूंगा, मैं मेन चीज पे आता हूँ। एटम आपने पढ़ा, ये भी पढ़ा होगा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ी होगी, ये मैंने ओल्ड मेमोरीज में नहीं लिखा, सॉरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो भी आपको जो है इसमें थोड़ा सा देखना है। अब ये एटम जो है ये क्या करता है, ये कभी इसमें कुछ पॉइंट ये जो याद रखने वाले हैं, सिंगल एग्जिस्टेंस इनका नहीं है। सिंगल नहीं, सिंगल एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा कभी भी। आपको एक एटम अकेला नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अकेला एटम स्टेबल नहीं होता। अगर एटम एक अकेला मिल रहा है तो वो किसका होगा, नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैसेस का, नोबल गैस में क्या हो गया आपका, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, ETC वगैरह। कभी भी किसी भी एक सिंगल एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता, अगर होता है तो वो क्या होगा, नोबल गैस का। एटम के बारे में बाकी तो आप काफी चीजें आप लोग जानते ही होंगे। देखिए ये एक इंट्रो लेक्चर है, तो हो सकता है इसमें कई चीजें मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और कई चीजें ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो हो सकता है अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में उस चीज को कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से नेक्स्ट अपने वीडियो में उन चीज़ों को मैं जरूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, या आप जो है, ठीक है चलिए। इसके बाद बात है मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल क्या है, अभी मैंने बताया एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। ये कह सकते हो मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर एंड एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, गलत नहीं है, ये स्मॉलर है तो वो स्मॉलेस्ट है, बस इतना सा डिफरेंस है, ये स्मॉलर है तो वो स्मॉलेस्ट है। चलिए, अब मॉलिक्यूल क्या है, एटम से मिलकर बनते हैं। ये सेम टाइप के भी एटम हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी एटम हो सकते हैं। क्यों, मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से भी मिलकर बन सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर भी बन सकता है। सेम, डिफरेंट। सेम में ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, O2। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, H2O। अब इसमें से कोई अगर ये कहे कि नहीं सर ये तो एक कंपाउंड, बिल्कुल कंपाउंड है, ये कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ये उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल सेम टाइप ऑफ एटम से भी मिलकर बनते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर भी बनते हैं। ठीक, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? अगर जैसे कोई भी कंफ्यूजन है आपको इन छोटे छोटे टॉपिक्स में, आप लिखें, मैं हर दिन जो लेक्चर मैं नया बनाऊंगा उसमें मैं पिछले टॉपिक से जो भी प्रॉब्लम होंगी पहले मैं उन्हें डिस्कस करूंगा, फिर नए पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब तक चीज़ें नहीं स्टार्ट हो रही हैं, लाइव सेशन नहीं आ पा रहा है मेरा, तब तक हम थोड़ा हमें मैनेज करना होगा।
ठीक है, चलिए तो ये हो गया मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल आपने देखा कि कहीं पे O2 लिखा है, कहीं पे O3 लिखा है, कहीं पे H2O लिखा है, तो कहीं H2SO4 लिखा है, ठीक है। अब जो ये चीजें हैं आप इनसे क्या देखेंगे, इसमें आप सब में देख रहे हो अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स हैं, अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स हैं। यानी एटम क्या है, यानी मॉलिक्यूल कैसे होगा, इसे आप कह सकते हो डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली, और इन सबको आप कहते हो पॉली एटॉमिक। वैसे पॉली एटॉमिक ये भी है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, जिसमें एक एटम हो, वन एटम, इसे कहेंगे मोनो एटॉमिक। जिसमें दो एटम हो उसे क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक। जिस मॉलिक्यूल में एक एटम उसे क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। जिसमें दो एटम हो उसे क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक। और जिसमें दो मोर देन टू, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ठीक है। अब ऐसे कहने को तो आप तीन को ट्राई, चार को टेट्रा, ऐसे आगे आगे कर सकते हो, लेकिन उतना हमें इन चीजों को नहीं ध्यान देना है। जो मेन कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, जिस मॉलिक्यूल में एक एटम मोनो एटॉमिक, जिसमें दो डाई, जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉली। अब क्वेश्चन आता है अगर एक एटम किसमें प्रेजेंट होगा, अभी मैंने बताया नोबल गैसेस का एग्जांपल लिखना हो, आर्गन लिख दो, ठीक है। दो एटम किसमें प्रेजेंट होंगे, एग्जांपल लिख दो, हाइड्रोजन का H2 यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पॉली एटॉमिक में अभी आप देख सकते हो, इसका एग्जांपल O3 लिख दो, S8 लिख दो, H2SO4 लिख दो, कई चीजें हो सकती हैं। ये कंपाउंड का हो गया, ये इसका हो गया। यहाँ पे आपको लिखना है CO लिख दो, ठीक है। चलो खैर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया मॉलिक्यूल। इसके बाद मैंने इसमें लिखा नहीं था, और टर्म है आयंस, ठीक है। आयंस या इन्हें रेडिकल भी बोलते हैं। देखो आयंस क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स विथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नोन एज आयंस। ग्रुप ऑफ एटम्स, लिख लीजिए मैं बोल रहा हूँ, ग्रुप ऑफ एटम्स विथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नोन एज आयन। देखो आयन में हमेशा मैं देखता हूँ कि लोगों को जो है दिक्कत होती है, आयंस भूल जाते हैं। आयंस का डाई जो है, कि आयंस क्या है, इसमें लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता रहता है, तो ऐसा जो है कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आयंस ग्रुप ऑफ, लिख लिया था ना आप लोगों ने, रुका हुआ था इसीलिए, ग्रुप ऑफ एटम्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नोन एज आयन। एग्जांपल इसका देखो, CO3 नेगेटिव, ठीक है, क्लोराइड आयन। अब ये इसमें भी सेम वही होगा, ठीक है। जिस आयन में एक एटम प्रेजेंट है, जिस आयन में दो एटम प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए बस ये आपको आयन याद रखिए जो मेन है, ठीक है। जो मेन चीज है वो आयन की। आयन क्या होते हैं, ग्रुप। आप यहाँ पे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बस ये अमोनियम आयन हो गया, ठीक है। जो निगेटिव आयन होते हैं उनकी, अच्छा हाँ एक चीज और, जो निगेटिव आयन होंगे, निगेटिव आयंस, और जो पॉजिटिव आयंस, इन्हें क्या कहते हैं, निगेटिव आयन को कहते हैं एनायन, और पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटायन, ठीक है। निगेटिव आयन को एनायन, पॉजिटिव आयन को कैटायन, ठीक है, ओके। ये चीजें उतार लीजिए आप, और ये थोड़ा पढ़ते रहो। पढ़ाई लॉकडाउन है, जो स्थितियां मान लीजिए खराब है, तो स्टे सेफ, स्टे होम, इस चीज को मानते रहो। थोड़ा पढ़ाई जो है अपनी जारी रखो आप लोग, ठीक है। एकदम से किसी चीज को छोड़ना सही नहीं है। चलिए आयंस भी हो गया हमारा। अब हम पहुंचे थे मॉलिक्यूल्स तक। अब भाई मैंने एक एटम जो है ऐसे को लेके क्या बना दिया था, एक मॉलिक्यूल। अब मैंने ऐसे ही कई मॉलिक्यूल्स को लेके क्या बना दिया, एक मैटर। क्या बना दिया, थोड़ी सी आर्ट खराब है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इन मॉलिक्यूल से क्या बन गया, मैटर। एटम ने मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ने मिलके क्या बनाया, मैटर। फिर कंपाउंड, जो भी आप कहना चाहो,
मैटर बनाया। मैटर क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा मैटर क्या होता है। मैटर किसी को डेफिनेशन याद है मैटर की? मैटर इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव मास ऑक्यूपाई स्पेस एंड मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स। चलिए खैर उस पर भी हम नहीं जाते हैं। अब मैटर को जब हम जान गए कि ये क्या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, अब मैटर को हम सीधे सीधे हम पॉइंट पे आते हैं कि अगर इसे हम केमिकल बेसिस पे हम कितने टाइप के मैटर हो सकते हैं। केमिकली अगर हम देखते हैं, केमिकली यानी केमिकल कंपोजिशन के बेस पे, केमिकल कंपोजिशन मतलब समझ रहे हो कि स्ट्रक्चर कैसे जुड़ के बना हुआ है, कैसे मिलके बना हुआ है। इस बेस पे अगर हम देखें तो मैटर कितने टाइप का होगा, ठीक है, मैटर कितने टाइप का होगा। इस बेस पे अगर हम देखें तो मैटर दो टाइप का होगा, एक होगा प्योर, दूसरा इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर, ठीक है, प्योर और इम्प्योर। ये चीजें आप 9th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बोर हो रहे हो तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ और थोड़ा सा, लेकिन इसको हमें लेके चलना है क्योंकि इस सिलेबस से भी जुड़ी हुई चीजें हैं। प्योर, इम्प्योर। प्योर क्या सब्सटेंस होते हैं? जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने, सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बने हो, या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से इन अ फिक्स्ड रेशियो, और different type of atom in a fixed ratio, in a fixed ratio, in a fixed ratio, okay। एग्जाम्पल, हमारे पास O2 भी हमारा प्योर है और H2O भी प्योर है। H2O डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है हमारा। HNO3 भी प्योर है, ठीक। इसके बाद इम्प्योर क्या होगा? इम्प्योर ऐसे सब्सटेंस जो इनके बनने का कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है, कोई भी सब्सटेंस किसी भी रेशियो में कैसे भी मिलाया जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा? इम्प्योर, ठीक। चलिए आपको पता, चलिए ठीक है, ये हो गया प्योर। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, आई थिंक। इसके बाद बात आती है प्योर। अब प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के, तो इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किसमें किसमें पता हो शायद आप लोगों को, मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपाउंड, कंपाउंड और एलिमेंट, सॉरी दोनों, सॉरी कंपाउंड और एलिमेंट। अब कंपाउंड को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? एसिड, बेस, सॉल्ट। और एलिमेंट को बांटा गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। एसिड, बेस और सॉल्ट तो जानती होगी, कॉमन डेफिनेशन इसकी। एसिड क्या सब्सटेंस होते हैं? जो अपने एक्वस फॉर्म में H+ आयन देते हैं। बेस क्या होते हैं? जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या करें? OH आयंस दें। सॉल्ट क्या होते हैं? एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलकर बनते हैं सॉल्ट। सॉल्ट भी कई टाइप के होते हैं, खैर आगे दें। मेटल, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। मेटल क्या होते हैं? ये दे आर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल रिसीवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटलॉइड्स दे शो बोथ प्रॉपर्टी लाइक मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। एग्जाम्पल मेटलॉइड के अक्सर याद रखो, जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, बोरॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई ऐसे हो गए। जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी मेटल नॉन मेटल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। इसके बाद बात आई आपकी इम्प्योर।
किसी भी कंपोजिशन में मिलाने से ये सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस हमें मिल जाता है। हमने ये पेन उठाया, इन दोनों को मिला दिया, ये एक मिक्सचर है। ये क्या है? इम्प्योर है। यानी इम्प्योर में कौन सा फॉर्म है? मिक्सचर। इम्प्योर क्या हुआ? मिक्सचर। इम्प्योर है मिक्सचर आपका, ठीक है। अब ये मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, मिक्सचर की डिफिनेशन में जो मान लीजिए अगर छोटे क्लास के बच्चे भी देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, तो उसको ये अपने छोटे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने। मिक्सचर इट फॉर्म फ्रॉम कंपोजिशन इन एनी रेशियो, है ना। मिक्सचर दो टाइप का हो गया, होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब जो सेम, जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो, एक समानता। हेट्रोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्मिटी ना हो, एक समानता ना हो। होमोजीनियस में क्या क्या होते हैं? सॉल्यूशन हो गया, एलॉय हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं? सस्पेंशन, कोलाइडल, और क्या आता है? सस्पेंशन और कोलाइडल, ठीक है। सस्पेंशन और कोलाइडल। अब इसमें आप देखो कि एक चीज आती थी, टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट फिजिक्स में शायद आप लोग आगे चल के पढ़ो भी। आपने कभी घरों में देखा होगा जो रोशनदान बने होते हैं, या फिर कहीं कहीं जो नए घर बन रहे होते हैं उनमें छोटे छोटे से होल टाइप में होते हैं। तो क्या होता है, जब सूरज की रोशनी उनसे पड़ती है तो वहां पे आपको हल्के हल्के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। एक रोशनी जो सूरज की आ रही होती है उसमें आपको धूल के कण दिखाई देते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने, वो जो इफेक्ट है लाइट का, वही कहलाता है टेंडल इफेक्ट। बाकी आप लोग इसके बारे में जो ब्रीफली पढ़ोगे फिजिक्स वगैरह में। चलिए खैर, तो मैंने उसे इसलिए यहाँ पे बताया क्योंकि यहाँ पे ये जो सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल ये दिए हुए हैं, इन्हें हम टेंडल इफेक्ट के बेस पे भी जो है देखते हैं, क्योंकि सोल्यूशन में टेंडल इफेक्ट नहीं होता, कोलाइडल में हमेशा होता है। सस्पेंशन में कब तक होता है? जब तक, सस्पेंशन क्या होता है पता है ना, पहले इसमें पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दे विल सेटल डाउन। तो जब तक सस्पेंडेड रहते हैं पार्टिकल सॉल्यूट के, तब तक इसमें टेंडल इफेक्ट प्रेजेंट रहेगा, और थोड़ी देर बाद एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। बोरिंग तो नहीं हो रहा लेक्चर? पहला है, थोड़ा सा रिवीजन है, हो सकता है बोरिंग हो रहा हो, लेकिन आप लोगों को टॉलरेट करना पड़ेगा, यू हैव टू। ये हो गई भाई बात। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिकल बेस पे मैटर कितने टाइप का होता है? फिजिकल बेस पे मैटर कितने टाइप का होता है? मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज्यादा आपको इसमें बताने की अभी नीड है। सॉलिड पार्टिकल इंटर जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, सबसे ज्यादा होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स काफी ज्यादा होगा, ठीक है। लिक्विड के बीच कम, गैस के बीच सबसे कम। और ऐसी कई प्रॉपर्टीज हैं, किसी में जो है रिजिडिटी प्रेजेंट है, किसी में रिजिडिटी प्रेजेंट है, किसी में नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये होगी बात। अब देखिए, अब मैं सीधे आता हूँ लॉ। इससे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थोड़ा सा देख लें, जो आप पढ़ चुके हो। एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज के नाम से ही समझ में आता है कि आपने पढ़ा होगा। इन्होंने एटम के बारे में बताया कि एटम ऐसे हैं वैसे हैं। इन्होंने जो बताया, मैं बार फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ कि एटम जो है किसी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए उसका एटम जो है वो मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग होता है, और एटम्स को ना हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा एटम जो है किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए एक फिक्स रेशियो में कॉम्बिनेशन करते हैं बाय मास, ओके।
ठीक है। इसके बाद इसी में आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। Proportion, law of definite proportion, law of conservation of mass, mass neither can be created nor destroyed, law of definite proportion मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो है उसका जो रेशियो होगा बाय मास, किसी भी कंपाउंड के बनने का जो रेशियो होगा बाय मास वो हमेशा फिक्स होगा, वो उसके सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। इस लॉ में मेन उन्होंने यही बताया, आप किसी भी कंपाउंड को कहीं बनाओ, कहीं से भी ले आओ, जो उसका कंपोजिशन होगा वो हमेशा फिक्स होगा। आप NaCl फैक्ट्री में बनाओ, अपने से प्रोड्यूस करो, कुछ भी कर लो, ठीक है, क्या देखोगे NaCl का फॉर्मूला हमेशा फिक्स होगा, उसमें जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, एक एटम इसका है, एक क्लोरीन का, इनका मास आप लिख सकते हो 23 और 35.5 ग्राम, यही रेशियो हमेशा इनमें होगा। आप इसे सीधे जाओ, ओशियन में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, वहां से ढूंढ निकालना, वहां से भी तरोताजा नमक लेकर आओगे और यही रिसीव पाओगे। इस लॉ में इन्होंने मेन चीज यही बताई कि कभी भी कोई भी कंपाउंड का जो मासेस का रेशियो होता है वो फिक्स होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही वो हमेशा मिलते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन करते हैं। इसमें भी कुछ जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं। आज ये पहला लेक्चर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ठीक है। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी डाउट हो रहा है, आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, मैं उस चीज को जो है उन दिक्कतों को दूर करूंगा और उन क्वेश्चंस को जिनमें प्रॉब्लम होगी आपको, उन्हें मैं अगले लेक्चर में जरूर डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, इसके बाद वही बात कर लेते हैं हम सीधे सीधे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास बड़ा आसान सा पार्ट है, ये लगता बहुत टफ, लेकिन ये देखो एटॉमिक मास जो है ये रिलेटिव हमने निकाला, एक रिलेशन के साथ निकाला। कार्बन 12 के एटम से हम रिलेशन एस्टेब्लिश करके अगले एटम का मास निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या, आपने देखा होगा तराजू के लिए, तराजू देखा होगा, उसमें एक तरफ हम जो क्या बोलते हैं उसे बटखरा वगैरह, हाँ जो भी बोलते हैं उसे रखते हैं, और दूसरी तरफ हमें जो भी सामान लेना होता है उसे रखते हैं, दोनों को फिर हम मेजर करते हैं। इसके कंपैरिजन में जो बटखरा होता है, इसके कंपैरिजन में हम इसे मेजर करते हैं, जब दोनों इक्वल होते हैं तो वो क्या हो गया, वो उसके बराबर हो गया। ऐसा ही होता है, सेम यही चीज है, सेम यही चीज है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, C12 के कार्बन का आइसोटोप है C12 के 1/12, ये इसका 1/12 पार्ट है, 1/12 पार्ट से किसी भी एलिमेंट का एटम कितने टाइम्स हैवियर है, कितने टाइम्स हैवियर है, कितने टाइम्स हैवियर है, कितने टाइम्स हैवियर है, वही इसका एटॉमिक मास हो गया। नहीं समझ में आई बात, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। आप तराजू बना दो जैसा भी मैंने बनाया था, थोड़ा अच्छा बनाना। इसमें हमने क्या किया, इसका ये पार्ट रख लिया 1/12 पार्ट है C12 का, ठीक है। अब भारी कौन सा होगा, मान लो ये वाला भारी है, जो एलिमेंट का एटम हम ले गए, इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे एक आपका मेजर करने के लिए मान लो किसके लगे, ये एक इसको क्या बोलते हैं, प्रतीकात्मक है ये, केवल कि मैं आपको बस ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझना ऐसे। और यहाँ पे अगला एलिमेंट हमने रख लिया, और जब ये भारी होगा तो ये जो आपकी सुई होगी ये यहाँ पे चली गई, यहाँ होनी चाहिए, फिर नॉर्मल ये रहता है तो यहाँ होनी चाहिए, यहाँ से ये यहाँ चली गई, यहाँ से ये यहाँ चली गई, यानी ये शो कर रहा है कि इसमें मान लीजिए 12 ग्राम की बढ़ोतरी हुई, इंक्रीजमेंट हुआ 12 ग्राम का, यानी ये 12 टाइम्स हैवियर है, इससे 12 टाइम्स हैवियर है, यानी इसका एटॉमिक मास क्या हुआ 12 AMU, 12 AMU, 12 AMU। अब इसी से डिफाइन करो एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम C12 के 1/12 पार्ट से जितने टाइम हैवियर होता है वही उसका एटॉमिक मास होता है। इसकी यूनिट जो हम लोगों ने ली AMU, एटॉमिक मास यूनिट, बस। बट आजकल नाउडेज हम केवल U यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास,
यूनिफाइड मास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एटॉमिक कम से कम आपको स्टार्टिंग के, ये आप एक तरह से अपना होमवर्क समझ सकते हो, स्टार्टिंग एलिमेंट जो है 30 तक, उनके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए, एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात, चलिए एटॉमिक मास हो गया, अब यहां से बात आती है मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास बड़ी आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, सबको पता भी होगी। अच्छा, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, यू या एएमयू, वैसे हम यू ही यूज करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड के, किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मास को किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के मासेस का जो सम होता है उसे ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, उसे ही कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल के में प्रेजेंट एटम्स का जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अब एक टर्म देखो, आप यहाँ पे मॉलिक्यूल को जोड़ दिया और यूनिट वही सेम 36.5 यू। ठीक है, 36.5 यू, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया। अब आपका होमवर्क क्या है दूसरा, इसके लिए आपको HCl, HNO3, KOH, H2SO4 और पोटेशियम आयोडाइड, इनका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, अच्छा एक और लिखो, अच्छा जहां डॉट लगाओ और मॉलिक्यूलर मास निकालना, वहां क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आप निकालना, फिर मुझे कल जो है कमेंट पे आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, अब इसी में कुछ टर्म आते हैं जैसे मोलर मास और, ठीक है, मोलर मास। अब क्या होता है, अगर एटॉमिक मास, ये देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके होगी कैसे यू की जगह जो है जी आता है। ठीक है, मोलर मास यानी एक मोल का जो भी मास होता है, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का मास ऑफ वन मोल is known as molar mass। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम। एटॉमिक मास में जैसे इसकी यूनिट क्या होगी मैं भी बता दूंगा, ग्राम। अब देखो क्या होता है, जैसे किसी भी एटम का हमें क्या लिखना है, मोलर मास। किसी भी एटम का क्या लिखना है, मोलर मास। किसी भी एटम का क्या लिखना है, मोलर मास। अब इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं, एटम का मोलर मास। इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है हाइड्रोजन का मोलर मास, तो क्या हो जाएगा 1g। हमें लिखना है H2O का मोलर मास, इसका आपको पता है 18 होगा, क्या लिख देना है सीधे 18g। मॉलिक्यूलर मास निकालो इसका, उसमें जी लगा दो। इसका एटॉमिक मास लिखो, उसमें जी लिखा दो। जब मॉलिक्यूल का पूछे मोलर मास, तो उसके मॉलिक्यूलर मास में जी लगा दो। जब किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास पूछे, तो मॉलिक्यूलर मास में उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास में क्या लगा देंगे, जी। जैसे यहां लिखा है NaCl, इसका आप निकालोगे, Na का कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, 58.5। ये 58.5 क्या है, यू है इसका मॉलिक्यूलर मास।
इसका मैं कहूँ NaCl का मोलर मास क्या होगा, इसमें सीधे G लगाना, ये हो गया इसका मोलर मास। ठीक है, खैर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो भी दिक्कतें उन्हें आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और ये आज का होमवर्क है, इसे जरूर करना है और कमेंट में मुझे आंसर देना है। ठीक है, चलिए, ओके, गुड, थैंक यू, फिर मुलाकात होती है।